So, good afternoon, students. Today we have a new topic in stress management, that is hypnosuggestion, or you can also say this is the self hypnosis. Exactly in hypnosuggestion, hypnosis process, there might be hypnotherapy or self hypnosis, and both are being used for the management of stress. Hypnotherapy is generally performed by the professional experts or hypnotherapists, and self hypnosis is a process in which you can do the hypnosis to resolve your problem to your own self. So, I will focus today on self hypnosis by discussing some background and theoretical framework. So, hypnotherapy and hypnosis, I have already told that what is the basic difference. Hypnotherapy is generally performed by a trained professional, whereas self-hypnosis is a process where you can do the hypnosis to your own self. तो सेल्फ हिप्नोसिस का जो प्रयोग है, हम लोग स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए लंबे समय से इसका उपयोग किया जा रहा है। और इसमें जो आइडिया है कि जो हमारा जो थॉट प्रोसेस है, ठीक है, जब भी हम किसी प्रॉब्लम बिहेवियर के साथ डील करते हैं, जैसे एडिक्शन है, स्ट्रेस है, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, तो माइंड को नए आइडियाज़ के लिए जब हम खोलते हैं, ओपन अप करते हैं, तो हम उन बिहेवियर प्रॉब्लम्स को डील करने में सफल होते हैं। तो जो हिप्नोथेरेपी या हिप्नोसिस है, ये एक तरह से जो हमारे सोचने का तरीका है, वे ऑफ थिंकिंग है, ठीक है, उसको रीप्रोग्राम करने की प्रक्रिया है। हिप्नोसिस वो प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति को एक ट्रांस के स्टेज में ले जाते हैं। ट्रांस का मतलब होता है कि ऐसी कंडीशन जिसमें आप न सो रहे होते हैं न जग रहे होते हैं, ठीक है, उसको उस अवस्था को हम लोग ट्रांस कहते हैं। जनरली जब आप सोने जाते हैं तो गहरी नींद आने से पहले एक ऐसी अवस्था आप महसूस करते हैं जिसमें जो है आप ये देखते हैं कि आप बहुत डीप स्लीप में नहीं होते हैं। अगर आसपास कोई घटना हो रही तो उसके प्रति आप अवेयर होते हैं। वही जो समय अंतराल है बीच का, जगने और सोने के बीच का, उसी को हम लोग ट्रांस कहते हैं। हिप्नोथेरेपी में या सेल्फ हिप्नोसिस में या हिप्नोसिस जो प्रक्रिया है, उसमें एक तरह से एक इसी प्रकार का ट्रांस आर्टिफिशियली क्रिएट किया जाता है, ठीक है, जिसमें आप सो न जाएं, इसके लिए कोशिश की जाती है कि अगर सो जाएंगे तो आप जो सजेशन है वो नहीं ले सकते, ठीक है। ये जो हिप्नोसिस की प्रक्रिया है, ये काफ़ी कुछ विवादास्पद रही है, खासतौर से जो वेस्टर्न कल्चर है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर इसको इंटरटेनमेंट के लिए यूज़ किया गया, और जो सैद्धांतिक फ्रेमवर्क जिससे ओरिजिनेट हुई है, वो भी अपने आप में जो है विवादास्पद ही रहा है। अगर हम ब्रीफ हिस्ट्री देखें इसकी, तो सबसे पहले जो है मेस्मर हैं, फ्रेंड एंटो मेस्मर, आपने इनका नाम सुना होगा। मेस्मरिज्म और मेस्मराइज, ये सब शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। तो मेस्मर को फादर ऑफ मॉडर्न हिप्नोसिस थ्योरी का जो है फादर माना जाता है, लेकिन जो इनका जो अप्रोच था वो अपने आप में जो है विवादास्पद रहा है। मेस्मर एक जर्मन फिजिशियन थे और जिनका जो एस्ट्रोनॉमी में विश्वास था, और उनका मानना था कि एक ऐसा इनविजिबल फोर्स है, एनर्जी चैनल है, ठीक है, जो कि यूनिवर्स
से जो है ऑब्जेक्ट में या ऑब्जेक्ट से यूनिवर्स में ट्रांसफर होता है। यूनिवर्स से ऑब्जेक्ट में या ऑब्जेक्ट से यूनिवर्स में, वो कहते हैं कि जो ये इस प्रकार का जो एनर्जी चैनल है उसको कॉस्मिक एनर्जी कहा उन्होंने। और कहते हैं कि कॉस्मिक एनर्जी एक जो है ऐसी बॉडी जिसको आप भगवान कह सकते हैं, गॉड कह सकते हैं, एक ऐसा जिसको जो भी आप मात्र सुपर पावर मान सकते हैं, सुपर नेचुरल पावर मान सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉस्मिक एनर्जी उसी सुपर नेचुरल पावर से आती है। ठीक है, और एक पर्सन और दूसरे पर्सन के व्यवहार को ये इन्फ्लुएंस करती है, प्रभावित करती है। ठीक है, सो मैस्मर इस एनर्जी के ट्रांसफरेंस को मेस्मरिज्म कहते हैं। ठीक है, और इसी मेस्मरिज्म की वजह से ये वर्ड मेस्मराइज आया। मेस्मराइज का हिंदी ट्रांसलेशन आप जानते हैं, सम्मोहित करना। ठीक है, तो मेस्मर का जो ये कॉन्सेप्ट था वो बहुत ही साइंटिफिक नहीं था, लेकिन फिर भी जो है मॉडर्न जो हिप्नोसिस है, हिप्नोथेरेपी है, उसका आधार यही है। आपने कई बार आप देखे होंगे लाइव लोगों को हिप्नोटाइज किया जाता है। ठीक है, सम्मोहित किया जाता है। तो उस सम्मोहन की प्रक्रिया को कैसे थेरेपी के रूप में इस्तेमाल किया जाए, ये जो काम है बाद में जो इससे जुड़े लोग हैं उन्होंने किया, साइकोलॉजिस्ट और दूसरे और भी फील्ड के लोगों ने इसका इस्तेमाल किया हुआ। तो हम लोग स्ट्रेस में कैसे इसको यूज करेंगे उसकी चर्चा करेंगे। खासतौर से हमारा जो फोकस वो साइकोलॉजी से रिलेटेड है। जो हिप्नोसिस की बात अभी मैं मेस्मर के टर्म में कर रहा था, उसको आज की डेट में कन्वेंशनल जो मेडिसिन है उसमें भी ये माना गया कि बहुत तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको ट्रीट करने में हिप्नोसिस का रोल है। जैसे स्ट्रेस से रिलीफ करने में, अगर स्ट्रेस कम होगा तो ब्लड प्रेशर डाउन हो जाएगा, माइग्रेन कम हो जाएगा, स्लीप डिसऑर्डर की प्रॉब्लम कम हो जाएगी। इवन एडिक्शन जैसे स्मोकिंग वगैरह को भी ट्रीट करने में हिप्नोटिज्म का इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही साथ हिप्नोसिस और जो हिप्नोथेरेपी है इसका इस्तेमाल सेल्फ स्टीम को बूस्ट करने में, लोगों के सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में। ठीक है, और इस तरह के जो है डे टू डे लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, इन सबको रिड्यूस करने में हिप्नोसिस का इस्तेमाल किया जा रहा है। और वर्तमान समय में बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पर हिप्नोसिस को, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन टेक्निक, मेडिकल टेक्निक के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मॉडर्न मेडिसिन के साथ साथ ये चीज़ें यूज की जा रही हैं। अगर हम अब इसके थ्योरेटिकल फाउंडेशन को देखें, हाउ हिप्नोथेरेपी या सेल्फ हिप्नोसिस या हिप्नोसजेशन वर्क, तो हमने पर्सनालिटी का सिद्धांत पढ़ा हुआ, उसमें फ्रायड का सिद्धांत के बारे में हमें जानकारी है। और फ्रायड कहते हैं कि जो ह्यूमन माइंड है हमारा, उसके 3 डिस्टिंक्ट एरिया हैं, कॉन्शस, सब कॉन्शस और अनकॉन्शस। ये स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट ऑफ द माइंड है। डायनेमिक एस्पेक्ट में ईडीगो, सुपर ईगो आता है। स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट ऑफ माइंड में कॉन्शस, सब कॉन्शस और अनकॉन्शस। और फ्रायड मानते हैं कि जो हमारा कॉन्शस माइंड है वो टॉप लेवल का है, या सोलोवेस्ट पार्ट कहते हैं। तो जो भी हम अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में जो हमारी अवेयरनेस है वो इसी कॉन्शस माइंड की वजह से है।
जैसे स्ट्रेस के लेवल को आप तभी जानते हैं, आप स्ट्रेस तभी फील करते हैं जब आप कॉन्शियसली किसी चीज पर फोकस करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं। फ्रायड ने इस माइंड के कॉन्सेप्ट की तुलना जो है समुद्र में एक बहुत बड़े आइसबर्ग से की और कहा कि जो पानी के ऊपर जो दिखता है वो कॉन्शियस माइंड है, पानी के नीचे जो बड़ा पार्ट है वो आपका अनकॉन्शियस माइंड है, और वो सतह जो पानी को टच करते रहता है वो आपका सबकॉन्शियस माइंड है। तो कॉन्शियस से ज्यादातर मटेरियल सबकॉन्शियस में जाता है। आपने जो कुछ भी पढ़ा लिखा याद किया हुआ है सब आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, ठीक है, जिसको आप आवश्यकता पड़ने में, जरूरत पड़ने पर कॉन्शियस माइंड में ले आते हैं। तो जो सबकॉन्शियस माइंड है दैट इज बिलो द कॉन्शियस मोस्ट ऑफ द टाइम, ये थोड़ा डीपर लेवल पर होता है। तो इसको एक्सेस करना और कंट्रोल करना उतना आसान नहीं होता है, ठीक है। जब आप किसी सिचुएशन में होते हैं, किसी सिचुएशंस के साथ डील कर रहे होते हैं, रिएक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, जो भी आपने अनुभवों के आधार पर सीखा है इन पास्ट, तो सब कॉन्शियस माइंड तुरंत वर्क नहीं करता है, लेकिन मैक्सिमम आपका जो व्यवहार है वो आपके सब कॉन्शियस माइंड से ज्यादा रेगुलेट होता है, ठीक है। इवन जो बॉडी की जो इसेंशियल फंक्शनिंग है, जैसे ब्रीदिंग वगैरह है, अब सांस लेने के लिए आपको सोचना नहीं पड़ता है, आप सांस लेते रहते हैं, ठीक है, वो सब कॉन्शियस माइंड से रेगुलेट होता है। तो ज्यादातर हमारा जो व्यवहार है वो इसी सब कॉन्शियस माइंड से कंट्रोल होता है, और जो हमारे अनुभव हैं ये सब कॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाते हैं। तो अगर आपके अनुभव अच्छे नहीं होंगे तो आपके माइंड, सब कॉन्शियस माइंड का कमांड भी अच्छा नहीं है। कहा जाता है कि आपका कॉन्शियस माइंड होता है वो एग्जीक्यूटिव बॉडी होता है, जो सब कॉन्शियस माइंड होता है वो कमांडिंग माइंड या कंट्रोलिंग या गाइडिंग जिसको कह सकते हैं। तो गाइडेंस, कमांड, कंट्रोल जो भी आपके व्यवहार का है वो सब कॉन्शियस माइंड में होता है, और वो जो कमांड भेजता है उसी के अनुसार कॉन्शियस माइंड आपका वर्क करता है। अनकॉन्शियस माइंड डीपेस्ट लेवल है एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रीच देयर। इसमें ज्यादातर जो सप्रेस्ड मेमोरी है, ट्रॉमेटिक इवेंट्स हैं, ये सब सारे भरे होते हैं, जो भी इरेशनल, इलॉजिकल, इस तरह के अनफुलफिल्ड डिजायर्स होती हैं वो सारी आपके अनकॉन्शियस में चली जाती है। हिप्नोसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप रिलैक्स स्टेट में होते हैं और उस दौरान आप अपने डीपर माइंड में जाकर, यानी कि सब कॉन्शियस माइंड में जाकर अपने माइंड के प्रोग्राम को बदल सकते हैं, उसको रीराइट कर सकते हैं, ठीक है। तो हिप्नोसिस यही करता है कि सब कॉन्शियस लेवल पर आपके प्रोग्राम को रीराइट करता है, ठीक है, या चेंज करता है, या यू कैन चेंज योर सब कॉन्शियस माइंड प्रोग्राम। तो जो सब कॉन्शियस में अगर कमांड अच्छा होगा, सही होगा, पॉजिटिव होगा, तो आप कॉन्शियसली वर्क करेंगे, जो क्रिया करेंगे, जो व्यवहार करेंगे वो उपयोगी और सही होगा। सो थ्रू फिजिकल एंड मेंटल रिलैक्सेशन, जो सेल्फ हिप्नोसिस है, वो व्यक्ति को कॉन्शियस को बाईपास करके उसके सब कॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव थॉट और आइडिया को इंट्रोड्यूस करने का काम करता है। और जब वो फिर एक इस हिप्नोटिक स्टेट से बाहर निकलता है तो वो फिर उसका जो सब कॉन्शियस माइंड है उस नए थॉट और आइडियाज के अनुसार वर्क करना शुरू करता है, और व्यक्ति को उसी अनुसार कमांड भेजता है, जिससे उसका व्यवहार चेंज हो जाता है। हिप्नोथेरेपी ऐसा कुछ क्लेम नहीं करता है कि वो क्विकली किसी प्रॉब्लम को फिक्स कर देता है, ठीक है।
तुरंत किसी समस्या का समाधान कर देगा। ठीक है, तो इसलिए हिप्नोथेरेपी में या सेल्फ हिप्नोसिस में जो है आपको सब कॉन्शियस में जाकर बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इसके लिए आपको नए मैसेजेस को उसमें इम्प्लांट करना पड़ता है, फिर वो वर्क करना शुरू करते हैं। तो ये तो था थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। मतलब फ्राइड की जो थ्योरी है या यूंग की जो थ्योरी है माइंड की, उसी के अनुसार हमारा ये हिप्नोथेरेपी या हिप्नोसिस वर्क करता है। अब देखें तो ये जो हिप्नोथेरेपी को हम यूज कैसे करें या हिप्नोसिस को यूज कैसे करें, तो उसमें जो है कई चीजें हैं, उसको एक एक करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहली चीज है कि हिप्नोसिस या हिप्नोथेरेपी स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए। सक्सेसफुल तभी होगा ये सेल्फ हिप्नोसिस या हिप्नोथेरेपी जब आप इन बेसिक चीजों को समझें। पहली चीज कि आपके मन में ये जिज्ञासा हो, आप चाहते हो हिप्नोटाइज हो, आप हिप्नोटाइज होना चाहेंगे तभी आप खुद को हिप्नोटाइज कर पाएंगे या कोई और आपको हिप्नोटाइज कर पाएगा। ठीक है, तो हिप्नोटाइज जैसे अगर आप रेजिस्टेंस उत्पन्न करते हैं, आप नहीं चाहते हैं, तो डिफिकल्ट होता है किसी को भी हिप्नोटाइज करना या होना। दूसरी चीज, बहुत ज्यादा इस पर जो है सशंकित नहीं होना है, स्केप्टिकस नहीं होना है। तीसरी महत्वपूर्ण चीज कि हिप्नोटाइज होने से डरने की आवश्यकता नहीं। सर हिप्नोटाइज थेरेपी सर कैसे होती है? सर हिप्नोटिज्म होता है थेरेपी? बता रहे हैं ना, अभी तो शुरू किए हैं। तो हिप्नोटाइज जो है, अभी स्टेप तो आगे बताएंगे ना, अभी तो पहले बेसिक चीज तो जान लो। बेसिक चीज पता ही नहीं होगा तो हिप्नोथेरेपी जानोगे कैसे? तो पहली चीज की आपके मन में ये जिज्ञासा हो कि यू वांट टू बी हिप्नोटाइज। अनदर थिंग, उसके बारे में जो है सशंकित होने की आवश्यकता नहीं है कि ये होता है कि नहीं होता है, वर्क करेगा कि नहीं वर्क करेगा। क्योंकि अगर आप सशंकित हैं तो दुनिया की कोई भी थेरेपी आप पर नहीं वर्क करती है। अगर आप किसी बीमारी की दवा खाते हैं और दवा खाने से पहले बस दो चार बार सोचिए कि ये दवा मुझे वर्क नहीं करेगी, या डॉक्टर अच्छा नहीं है, ये अच्छी दवा नहीं देता है, वो वर्क नहीं करेगी। वो तो फेथ होता है डॉक्टर के ऊपर और मेडिसिन के ऊपर जो आपके ऊपर वर्क करता है। ठीक है, तीसरी चीज, हिप्नोटाइज होने से डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको हिप्नोटाइज किया जा रहा है या आप सेल्फ हो रहे हैं तो उसमें डरने की आवश्यकता नहीं है। ये ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है जिससे आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाए। और तीसरी चीज, ओवर एनालिसिस जो होती है, इसके प्रोसेस की ओवर एनालिसिस नहीं करनी चाहिए। जब भी आप स्केप्टिकल्स होते हैं, किसी चीज को ज्यादा एनालाइज करते हैं, तो जो ट्रांस की अवस्था है वो समाप्त हो जाती है। सेल्फ हिप्नोसिस में आपको तमाम तरह के सीडी हैं, कैसेट्स हैं, कमांड है, स्क्रिप्ट है, अवेलेबल है, जिनके आधार पर अपना आप सेल्फ हिप्नोसिस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ट्रेंड प्रोफेशनल नहीं है तो आपको दूसरे की हिप्नोसिस नहीं करनी चाहिए। अगर आप कोई चीज पढ़ लिए और उसके आधार पर किसी को हिप्नोटाइज कर लिए, पता चला वो हिप्नोटिस के फेज में चला गया और उसके बाद उसको आप वापस ला ही नहीं पा रहे हैं, तो ये जो है कठिनाई होती है। इसलिए सेल्फ हिप्नोसिस पर आप वर्क कर सकते हैं
लेकिन बिना ट्रेनिंग के दूसरे की हिप्नोसिस आपको नहीं करनी चाहिए। अब देखते हैं कि सेल्फ हिप्नोसिस, मैं जो यहाँ बात कर रहा हूँ स्ट्रेस मैनेजमेंट के टर्म में, सेल्फ हिप्नोसिस ही हमारा मेन इशू है, क्योंकि हिप्नोसिस है, हिप्नोथेरेपी बहुत बड़ा इशू है। इसके लिए किताबें लिखी गई हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, इंडिया में भी एक बुक है डॉक्टर राकेश जैन की, शायद मिथ ऑफ हिप्नोसिस ऐसे कुछ करके है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो बेसिक चीजें जानने के बाद जो आपको जरूरत है वो है, नाउ यू हैव टू थिंक दैट यू आर गोइंग टू बी यूज सेल्फ हिप्नोसिस एंड व्हाट मैसेजेस यू वांट टू गिव योरसेल्फ। मीन्स वो आइडिया जो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को देना है, उसको फ्रेम करना है। ठीक है, अब ये सेल्फ हिप्नोसिस की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है। तो सबसे पहले आपको जो करना है कि आपको शॉर्ट स्टेटमेंट तैयार करने हैं, क्योंकि हिप्नोसिस में जब आप जाते हैं तो उस स्टेज में जो स्टेटमेंट होता है वही महत्वपूर्ण होता है। तो स्टेटमेंट किससे रिलेटेड होगा? आपकी प्रॉब्लम से, जैसे कि स्ट्रेस से रिलेटेड है। स्टेटमेंट की ये 3 क्वालिटी है। योर स्टेटमेंट मस्ट बी जेन्युइन एंड ऑनेस्ट। ठीक है, आप एक जेन्युइन ऑनेस्ट अगर स्टेटमेंट नहीं तैयार कर पा रहे हैं तो आप जो है अपने सब कॉन्शियस माइंड को अचीव नहीं कर सकते, उसमें कोई जो है आप प्लांटिंग नहीं कर सकते आइडिया का। अगर आप इस ट्रांस फेज में पहुंच भी जाते हैं तभी भी अगर आपका स्टेटमेंट सही नहीं है तो उसको आप सक्सेसफुली नहीं कर सकते। स्टेटमेंट दूसरी चीज क्या होती है, इट मस्ट बी पॉजिटिव इन नेचर। ठीक है, क्योंकि जो बिहेवियरल प्रॉब्लम है वो नेगेटिव नेचर की है। यू आर फीलिंग दिस स्ट्रेस, तो योर स्टेटमेंट शुड बी लाइक आई एम स्ट्रेस फ्री पर्सन। एंड तीसरी चीज है, योर स्टेटमेंट मस्ट बी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड यूजिंग वेरी फ्यू वर्ड्स। पूरी कहानी नहीं आपको कहनी है, तो जो है 1-2 सेंटेंस आपको होने चाहिए और छोटे छोटे सेंटेंस। जैसे मैंने कहा कि आई एम स्ट्रेस फ्री पर्सन, आई एम नॉट फीलिंग स्ट्रेस। ठीक है, इस तरह से। जैसे कुछ एग्जांपल आप देखिए जो पर्सनल हिप्नोटिक स्टेटमेंट हो सकते हैं। अगर स्ट्रेस के टर्म में है तो आई एम रिलैक्स एट वर्क। अगर इफ यू वांट टू रिलीव स्ट्रेस फ्रॉम वर्क यू मे यूज आई एम रिलैक्स्ड एट वर्क, ये स्टेटमेंट। उसी तरह किसी एडिक्शन से जुड़ा व्यक्ति है, जैसे स्मोकिंग है, उसको अगर क्विट करना है तो आई एम ए नॉन स्मोकर, आई एम ए नॉन स्मोकर। इसी तरह से किसी को पब्लिक स्पीकिंग में अगर फियर है तो उसका स्टेटमेंट ऐसे हो सकता है आई एम कॉन्फिडेंट स्पीकर। ठीक, जो तीनों सेंटेंस है देखिए, आई एम रिलैक्स एट वर्क, आई एम नॉन स्मोकर एंड आई एम कॉन्फिडेंट स्पीकर। ये सिंपल है, पॉजिटिव है, ऑनेस्टली और जेन्युइनली बनाए गए। ठीक, तो ये वही स्टेटमेंट हैं जिनको आपको अपने सबकॉन्शियस को, माइंड को देना है। हमेशा इसमें आई शब्द इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये चीजें आपसे जुड़ी हैं। ठीक है, सो यू मस्ट यूज आई। आई के बाद जिस भी एक्शन के लिए आप तैयार होना है उससे जुड़े जो स्टेटमेंट हैं वो प्रेजेंट टेंस में होने चाहिए। ठीक है,
ज्यादातर जो स्टेटमेंट है वो प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। आई एम रिलैक्स, आई एम नॉन स्मोकर, आई एम कॉन्फिडेंट स्पीकर। आई विल भी नहीं, आई एम, क्योंकि विल भी जो है थोड़ा सा टाइम टेकन हो जाएगा। तो इन स्टेटमेंट्स को आपको अपने मेमोरी में इम्प्लांट करना है, ठीक है। यू हैव टू इम्प्लांट दीज स्टेटमेंट इन मेमोरी। और जब वो मेमोरी में इम्प्लांट कैसे होंगे? व्हेन यू रीच टू योर सबकॉन्शियस माइंड, ठीक। तो जब भी सेल्फ हिप्नोसिस आप स्टार्ट करेंगे, जब आप फर्स्ट टाइम में आप यूज कर रहे होंगे, तो सबसे जो महत्वपूर्ण चीज आपको ध्यान देनी है, यू मस्ट हैव टू टेल समवन, क्या यू आर गोइंग टू टेक अ नैप। आपको ये नहीं बताना कि मैं हिप्नोसिस करने जा रहा हूं। कई बार जैसे मैंने बताया कि रीचिंग हिप्नोसिस इज लाइक अ स्लीपिंग स्टेज। और जब आप किसी को ये बताते हैं कि आई एम गोइंग टू टेक अ नैप, मैं जस्ट छोटा नैप लेने जा रहा हूँ, इससे क्या होता है कि समवन इज अवेयर अबाउट योर कंडीशन। अगर किसी भी प्रकार का इस तरह का होता है तो दो चीजें हैं। अगर आप कहते हैं कि मैं सोने जा रहा हूं, मैं आराम करने जा रहा हूं, तो पहली चीज तो आप वो डिस्टर्ब नहीं करेगा। और दूसरी चीज कि आपने कहा कि आप एक शॉर्ट नैप लेंगे, तो 15-20 मिनट आधे घंटे बाद हो सकता है कि वो आपको आके डिस्टर्ब भी करे, जगा भी दे, ठीक है। क्योंकि होता क्या है कि कई बार जब आप डीप फेज में चले जाते हैं, वापस नहीं आ पा रहे होते हैं, तो वो जो है, जो एक्सटर्नल स्टिमुलस है, दैट विल वर्क टू गेट रीड ऑफ दैट जो है कंडीशन। तो इमरजेंसी में जो नियर बाई बंदा है वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो ये चीज जब आप सेल्फ हिप्नोसिस कर रहे होते हैं तो आवश्यक। हाँ, ये हिप्नोथेरेपी अगर कोई कर रहा है तो भाई वो ऑब्वियसली थेरेपिस्ट है, तो कमांड देने के लिए है ही। अब इसमें अलग अलग स्टेज हैं। जो सबसे पहली स्टेज है वो क्या है कि स्टार्ट द प्रोसेस, यू नीड टू फील फिजिकली रिलैक्स एंड कंफर्टेबल। सबसे पहले आप ऐसे जगह स्थान का चयन करें जिसमें आप फिजिकली कंफर्टेबल और रिलैक्स फील कर रहे हो, ठीक है। अब बहुत ज्यादा हॉट इन्वायरमेंट हो, गर्मी लग रही हो, पसीना हो रहा है, तो रिलैक्सेशन हो सकता। आप जो है ऐसे बहुत ज्यादा ठंडा हो तो भी रिलैक्सेशन हो सकता है। तो एक कोजी इन्वायरमेंट होना चाहिए। पता चला कि आप जो है रिलैक्सेशन करने स्टार्ट किए, तब तक कोई साउंड डिस्टर्ब आप कर दी, किसी ने घंटी बजा दी, ठीक है, कोई फोन बजने लगा, ठीक। तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स। पता चला कि जैसे आप रिलैक्सेशन फेज में पहुंच रहे हैं, तब तक मच्छर आपको काट दिया। तो आपको इन सब चीजों को, अब आपको लग रहा है कि ये सब क्या है, ये सब बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ये कोई ड्रग्स इंजेक्शन नहीं है कि आप ले लिए हैं तो आपके आसपास कुछ भी होता रहे, आप पे फर्क नहीं पड़ेगा। ये मन का खेल है। तो आपको इन सब चीजों को, छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद यू हैव टू यूज अ बेसिक रिलैक्सेशन टेक्निक। मैंने बेसिक रिलैक्सेशन टेक्निक बताई, डीप ब्रीदिंग बताई है, प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशन के बारे में बताया, ठीक। दूसरी चीज क्या है? फाइंड एन ऑब्जेक्ट दैट यू कैन फोकस योर विजन एंड अटेंशन, ठीक। जैसे आप लेटे हैं तो वॉल साइड में कुछ ऐसा पॉइंट ऑफ बिंदु, वो हमेशा ऐसा हो जो आपके आंख से थोड़ा ऊपर हो, सामने नहीं हो। मतलब वो एकदम पैरेलल न होके 90 डिग्री पर वो हो ऑब्जेक्ट, ठीक है, स्लाइटली अपवर्ड।
on wall, ceiling, in your front. तो ऐसे किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी पॉइंट पर, किसी बिंदु पर आपको फोकस करना, ठीक। क्लियर योर माइंड ऑफ ऑल थॉट एंड जस्ट फोकस ऑन ऑब्जेक्ट. इट इज नॉट वेरी इजी थिंग, ठीक है, कि आपका दिमाग जो है थॉटलेस हो जाए, लेकिन फिर भी आप उन चीजों पर विचार न करके आपको अपने अवेयरनेस को उस बिंदु पर, उस जगह पर, उस ऑब्जेक्ट पर फोकस करना है जो आपने वॉल पर, सीलिंग पर जो है अपने लिए तय किया हुआ है, ठीक है। तो ये 3 स्टेज हो गई। अब चौथी स्टेज में क्या देखिए करना है आपको, बिकम अवेयर ऑफ योर आई एंड थिंक अबाउट योर आईलिड बिकमिंग हैवी एंड स्लोली क्लोजिंग. जब आप किसी चीज पर फोकस करते हैं तो उस फोकस के साथ नाउ यू हैव टू अवेयर अबाउट योर आई. जब देर तक आप किसी चीज पर देखते हैं तो आपको यह महसूस होने लगता है कि आपकी आईलिड भारी हो रही है एंड दे आर गोइंग टू क्लोज स्लोली, ठीक है. व्हेन योर आईज क्लोज, नाउ यू हैव टू फोकस ऑन योर ब्रीथ, ब्रीथ डीपली एंड इवेंट. जब आपकी आंखें बंद हो जाए तो आपको गहरी सांस लेनी है, और गहरी और गहरी. फिफ्थ स्टेज में क्या है कि टेल योर सेल्फ दैट यू विल रिलैक्स मोर एवरी टाइम व्हेन ब्रेथ आउट. जैसे जैसे आपकी सांस, अपने आप को बताना है, अपने माइंड को कमांड देना है, जैसे जैसे आपकी सांस बाहर जाती है हर बार आपका रिलैक्सेशन और डीप और डीप और डीप हो जाता है, ठीक है. स्लो योर ब्रीदिंग and let yourself relax deeper, deeper and deeper. 6th stage में क्या है, use your mind eye to visualize gentle up and down or slight sideway movement of any object. अब सांसें जैसे जैसे गहरी होती जाती है, जैसे जैसे आप रिलैक्स होते जाते हैं, तो आपने अक्सर देखा होगा ना कि कोई पेंडुलम इस तरह से यूज किया जाता है. तो आपको बंद आंखों में अपने माइंड की आंखों के द्वारा, आंखें बंद है आपकी, नाउ यू हैव टू विजुअलाइज समथिंग दैट देयर इज समथिंग व्हिच इज मूविंग हियर एंड देयर या फार एंड नियर और अप एंड डाउन लाइक दिस. ऐसे कोई चीज मूव कर रही है आपके आंखों के सामने, ठीक है. और ये एक रेगुलर और स्टीडी स्विंग है, और आप उसको उसी विजुअलाइजेशन में अपने मन की आंखों से उसको देखिए. ये पेंडुलम जा रहा है, फिर धीरे धीरे आ रहा है, फिर धीरे धीरे जा रहा है, ठीक है. इस तरह से आप उसको ऑब्जर्व करते रहे. देन इन 7th stage, softly, slowly and monotonously, now you have to count down from 10 in your head, saying 1, I'm relaxing after reach each number. 10, I'm relaxing. 9, I'm relaxing. उस तरह से 8, I'm relaxing. 7, I'm relaxing. That is backward number counting. Now believe and remind yourself that when you finish the counting down, will reach your hypnotic state. ठीक है. आप काउंट करते जाएं और आपको पूरा भरोसा होना चाहिए कि जैसे ही ये नंबर समाप्त होंगे आप एक डीप हिप्नोटिक स्टेट में होंगे, ठीक है. इन नेक्स्ट स्टेज, व्हेन यू हैव रीच्ड योर हिप्नोटिक स्टेट, it's a time to focus on your personal statement that you have prepared.
अब उस डीप स्टेज में जहां पर आप सो कॉल्ड हिप्नोटिक स्टेट में हैं, आपको अपने जो स्टेटमेंट आपने बनाए हैं, 2 हो सकते हैं, ज्यादा स्टेटमेंट नहीं बनाना चाहिए, 2-3 हो सकते हैं, और उनको विजुलाइज करना है, उनको अपने मन में रिपीट करना है, और इस दौरान आपको रिलैक्स और फोकस्ड रहना है। हिप्नोटाइज की अवस्था में, हिप्नोटिस की इस अवस्था में आपको, जैसे कि आई एम अ रिलैक्स पर्सन, आई एम रिलैक्स एट वर्क, आई एम नॉट फीलिंग स्ट्रेस एट वर्क, मतलब पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है, ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस कि आई एम रिलैक्स पर्सन, आई एम रिलैक्स पर्सन, आई एम रिलैक्स एट वर्क, आई एम रिलैक्स वर्क एट वर्क, आई एम फ्री फ्रॉम स्ट्रेस, आई एम स्ट्रेस फ्री पर्सन, ठीक है। तो यू हैव टू repeat your sentences at the time of hypnotic trance. Next stage, relax and clear your mind once more before bringing yourself out of the hypnotic state. तो ये 9th स्टेज तक आपका प्रक्रिया पूरी हो गई, ठीक है। आप देखेंगे तो 1 से लेके 6 तक, मतलब 1 से 3 बेसिक प्रिपरेशन है, उसके बाद ये एडवांस प्रिपरेशन है, फिर ये जो आप 6-7-8 में, सॉरी 7-8-9 में आपने देखा, तो ये जो है एक तरह से वो स्टेट है जिसमें आप अपने माइंड को कमांड दे रहे हैं, और अब इसके बाद 10-11-12 ये वहां से अपने आप को निकालने की अवस्था है, ठीक है। सो रिलैक्स एंड क्लियर योर माइंड वंस मोर बिफोर ब्रिंगिंग योरसेल्फ आउट ऑफ द हिप्नोटिक स्टेट, ठीक है। नाउ स्लोली बट इंक्रीजिंगली एनर्जेटिकली काउंट अप 10। अब आपको 10 जो है, 10 से एक नहीं, 1 to 10 काउंट करना है, ठीक है। रिवर्स प्रोसेस 1 2 3 4 5 6, ठीक है। रिवर्स प्रोसेस you use before when you count down into your hypnotic state, ठीक है। और इस दौरान जब आप बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस काउंटिंग के दौरान भी हर काउंटिंग पर आपको कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट मैसेजेस आपको रिमाइंड करने, जैसे फर्स्ट, व्हेन आई वेक आई विल बी फील लाइक आई हैव ए फुल लाइफ, ठीक है। या व्हेन आई अवेक आई विल बी रिलैक्स एंड calm, आई विल बी रिलैक्स एंड calm। तो वहां पर जो सेंटेंस था, जो हिप्नोटिक ट्रांस की फेज में आपको दिया गया, हिप्नोटिक स्टेट के फेज में दिया गया, वो पॉजिटिव अफर्मेटिव प्रेजेंट सेंटेंसेस थे। और यहां जब आप बाहर निकलने की प्रक्रिया में हैं, तो ये जो है फ्यूचरिस्टिक स्टेटमेंट्स होते हैं, ठीक है। एंड व्हेन यू रीच 10 you will feel fully awake and revived. Slowly let your conscious mind catch up with the events of the day and counting continue feeling refreshed. तो यह लास्ट में जब 10 आपका पूरा हो, फिर आपको धीरे धीरे आंख खोलनी है। आपको पहले अपने आसपास के वातावरण को देखना है, फिर धीरे धीरे आपको अपने हाथ पांव में मूवमेंट्स लाने हैं, सडन इसमें नहीं जो है बाहर निकलना होता है, ठीक है। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ सेल्फ हिप्नोसिस। यू कैन यूज योर ओन सेल्फ, प्रैक्टिस इट, क्योंकि मैंने अभी बताया ना कि ये इमीडिएटली फिक्स द प्रॉब्लम का अप्रोच नहीं है, आपको धीरे धीरे, ठीक है। और 1 से 12 स्टेट पहुंचने में आपको टाइम लगेगा, पहले ही दिन नहीं आप पहुंचाते। पहले आप रिलैक्सेशन सीखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना सीखिए, फिर अपने आप को रिलैक्सेशन के स्टेज में कमांड देना सीखिए, तब जाके फिर आपको फाइनल स्टेज में आप पहुंचते हैं और
बाहर उससे कैसे निकलते हैं, ये सब सारी चीजें ऐसे होती हैं। So this is all about how hypnosuggestion work for stress management. Hypnosuggestion simply means suggesting something in the hypnotic state. दे वही, चाहे उसको hypnosuggestion आप कहिए, hypnotherapy कहिए। hypnotherapy और सेल्फ हिप्नोसिस में माइनर डिफरेंस जो मैंने बताया वही। सेल्फ हिप्नोसिस में कोई थेरेपिस्ट नहीं होगा, आपको खुद से कमांड देना है। और हिप्नोथेरेपी में ज्यादातर कोई ना कोई एक ऐसा ट्रेन प्रोफेशनल होता है जिसकी मदद से ये प्रक्रिया परफॉर्म की जाती है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। नाउ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क। हो गया प्रश्न तुम लोगों का? तो क्लियर है। जो पूछना चाह रही थी पता चला? एग्जैक्टली सर वो होता सर कैसे है सर वो नहीं पता सर। उसका कैसे वो नहीं पता? मैंने अभी क्या मैं कहानी बढ़ा रहा था क्या? नो सर आप पढ़ा रहे थे सर, बट जैसे एक सर हिप्नोटिज्म सर थेरेपी सर उसकी शायद यहाँ पे हुआ था सर, वर्कशॉप हुआ था तो सर उसमें कराया गया था, वो बहुत डिफरेंट तरीके से था। कोई डिफरेंस नहीं होता है, प्रिंसिपल्स एक ही होते हैं। क्या डिफरेंस था हमको बताओ जरा। डिफरेंस क्या था उसमें? अगर कोई कमांड दे रहा है तो सेल्फ से थोड़ा डिफरेंट होता है। क्या कराया था उसने अलग? अरे आपको बताया होगा, रिलैक्स कराया होगा, कोई सीन विजुअलाइज कराया होगा, फिर बोला होगा कि काउंट करिए, आप डीप हो रहे हैं, डीप हो रहे हैं, डीप हो रहे हैं, बस यही होता है। उसमें क्या होता है बताओ? क्या अलग क्या था? जो अलग था वही हमको बताओ। सर तो उसका इम्पैक्ट बहुत रहता है सर, काफी अगर बोला जाता है कि डीप हो रहा है डीप हो रहा है तो सर उसका इम्पैक्ट एक्चुअली में पड़ता है पर्सन पे। पहले खुद करके देखो तब ना, क्यों नहीं होगा? बहुत से डाउट जब मन में होते हैं तो कुछ नहीं होता है। इसीलिए पहले ही मैं बताया ना कि यू हैव टू क्लियर योर डाउट्स। अगर तुम जो दवा खा रही हो उसको भी कहो कि ये बेकार दवा, ये वर्क नहीं करेगी, तो वर्क नहीं करेगी। दिस इज द माइंड गेम। तो जब आपको कमांड दिए जाएंगे तो उस कमांड क्या होता है? सजेस्टेबिलिटी है, उसी सजेस्टेबिलिटी का इस्तेमाल करते हैं उसमें हम। और सजेशन जब आप फॉलो करते हैं तो ऑब्वियसली जाएंगे डीप में। अब उसमें होता क्या है कि मेथड या टेक्निक्स पर कोई वो नहीं है, विवाद है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, इसलिए कुछ लोग उसमें बहुत डीप चले जाते हैं, कुछ लोग बहुत सैलो लेवल पर रहते हैं, तो वो डिफरेंस आ सकता है। जो तुमको अलग कराया गया वो हमको बताओ ना, क्या अलग कराया गया था? सर मुझे मतलब बताया नहीं सर, किसी ने बताया था, कोई सीनियर ने, कि मतलब वर्कशॉप हुआ था तो उसमें मतलब लाइक होता है कि प्रॉपरली हिप्नोटाइज कर लिया जाता है पर्सन को। तो वही मैंने पूछा कि फिर वो कैसे होता है, तो वो बोले कि थेरेपी से होता है। तो सर अभी आज मैंने जो पढ़ा तो पॉइंट वाइज अगर करूंगी तो सर हो सकता है। तो हिप्नोटाइज करने की प्रक्रिया तो बताया मैंने ने, 9 तक, 8 9 7 8 तक। वही तो प्रक्रिया है। हिप्नोसिस होता कुछ नहीं है, हिप्नोटाइज करने का कोई ऐसा कुछ नहीं है जिससे जो है प्रॉब्लम हो। ठीक है, ये ट्रांस की फेज है, जब आप अपने जो है कॉन्शियस माइंड पर से आपका कंट्रोल थोड़ा लूज हो जाए, वही हिप्नोसिस की स्टेज है। उसमें और क्या है? और पहले भी मैंने बताया कि ये अगर आपको सेल्फ हिप्नोसिस करनी है तो ये एक दिन की प्रक्रिया तो है नहीं, आप 2 महीने इसको प्रैक्टिस करेंगे तब जाके आप कर पाएंगे। और जो करा रहा है उससे पूछो कितने दिन प्रैक्टिस किया होगा, पता चला कि 6 साल 8 साल से प्रैक्टिस कर रहा है। तो जब आप पहले खुद पर कोई चीज इंप्लीमेंट कर पाते हैं
तब ही आपको अंदाजा लगता है कि किस स्टेज में किस तरह की फीलिंग आती है और किस कमांड से कौन सी चीज दूर की जा सकती है। सबसे मेन खासियत यही है हिप्नोसिस में। ठीक है, जब तक आप खुद नहीं उस प्रक्रिया से गुजरते हैं, या तो आप खुद खुद से कर पा रहे हो या किसी के थ्रू आप सेल्फ हिप्नोसिस में या हिप्नोथेरेपी में गए हो, तभी आपको आभास होगा कि वास्तव में क्या है। ठीक है, तो वैसे तो बाहर से करने में वही है, जैसे क्या उसको बोलते हैं जो शो करते हैं मैजिशियंस, तो आपको मैजिक ही लगेगा, लेकिन वो मैजिक नहीं है, वो पूरा आर्ट और साइंस दोनों है। ठीक है, उसका थ्योरेटिकल ग्राउंड भी है, साइंस का भी है कि किस तरह से वर्क करता है, और आर्ट ये है कमांड। सब तो आपको पता होना चाहिए कि किस स्टेज में किस तरह की फीलिंग होती है और किस तरह का उसमें कमांड हो दे के उसको दूर किया जा सकता है। ठीक है, ओके पहले सर। प्रैक्टिस करना शुरू करो और 2 महीने प्रैक्टिस करो एक एक स्टेप को। ठीक है, फिर जाके आपको समझ में आएगा। सबसे तो पहले व्यक्ति रिलैक्स नहीं हो पाता है। कोई भी रिलैक्सेशन टेक्निक सीखोगे तो कम से कम आपको महीनों लगेंगे। जब आप रिलैक्सेशन सीख लेंगे तब फिर जाके आपको बाकी चीजें होती हैं उसमें। ठीक है, तो प्रक्रिया में कोई बहुत ऐसा नहीं है, भिन्नता होती है। प्रक्रिया एक ही है कि सिंपल सा प्रोसेस है कि आपको ट्रांस के फेज में ले जाना है। ठीक है, और ट्रांस के फेज में ले जाने के बाद आपको कमांड देना है, अफर्मेशन सेंटेंस देना है। ट्रांस में ले जाने के लिए अब आपको देखना होता है कि विच ऑफ योर सेंस इज वर्किंग मोर। ठीक है, बहुत कुछ है इस पर, मैं जानता बहुत हूँ, लेकिन 1 घंटे की क्लास में क्या क्या बता दूं। विच ऑफ योर सेंस इज वर्किंग मोर, हो सकता है कि आपका विजुअलाइजेशन किसी का बहुत ज्यादा वर्क कर रहा है, किसी की टेस्ट बड बहुत ज्यादा वर्क कर रही है। ठीक है, किसी का जो है हियरिंग ज्यादा वर्क कर रहा है। तो कौन सा सेंस वर्क जो है मोडेलिटी ज्यादा आपकी वर्क कर रही है। अब जैसे किसी को आपने कहा कि विजुअलाइज करिए कि जो है आप गोलगप्पा खा रहे हैं, तो 5 लोगों में से पता चला कि 3 लोगों के मुंह में पानी आ गया, 2 लोगों को कोई नहीं फर्क पड़ रहा है। तो यहाँ पर जो 2 की सेंस मोडेलिटी है, इसका मतलब डिफरेंट है। ठीक है, अब उनको आपको कहा गया कि आप ऐसी कल्पना करिए कि आप बहुत मधुर संगीत सुन रहे हैं, चिड़ियों की चहचहाट सुन रहे हैं, एक कूल जो है सूदिंग इन्वायरमेंट में आप समुद्र किनारे बैठे हैं, ठंडी हवाएं चल रही। तो किसका विजुअलाइजेशन वर्क कर रहा है, किसका हियरिंग ज्यादा वर्क कर रहा है, किसका जो है कौन सी सेंस मोडेलिटी वर्क कर रही है। और कई बार सारे को एक साथ कमांड दे देते हैं। ठीक है, तो ट्रांस के फेज में ले जाने के तरीके अलग अलग होते हैं। इट्स डिपेंड ऑन थेरेपिस्ट, इट्स डिपेंड ऑन द क्लाइंट्स सेंस ऑफ मोडेलिटी। जैसे हम आपको कहें कि आप बैठिए रिलैक्स फेज में और कल्पना करिए कि आप एक ऐसे सुंदर इन्वायरमेंट में हैं जहां पर मखमल की तरह जो है घास है, खूब सुंदर सुंदर फूल है। ये क्या है, विजुअलाइजेशन। आपको चिड़ियों की चहचहाट सुनाई दे रही है, ऑडिटरी। उसमें फिर आप देख रहे हैं बगीचे में जो है बहुत अच्छे गुलाब की खुशबू आ रही है, ऑडिटरी सेंस। और आपको मीठे पके हुए रसीले आम के फल वहां पर दिख रहे हैं, ये क्या है, टेस्ट बड। मतलब एक कमांड में सारे के सारे जितने सेंस मोडेलिटी हो सकती है उसको कंट्रोल किया गया। तो ये मेथड अलग अलग होते हैं, वो और कुछ भिन्नता नहीं होती है। ठीक है, तरीका जो है काम वही होता है। अब जैसे आपको कैंट से जाना है बीएचयू, तो कई रास्ते हैं, आप किसी रास्ते से जाइए, लेकिन अल्टीमेट गोल इज योर टू रीच द बीएचयू। तो ट्रांस की फेज में आपको पहुंचना है। ठीक है, अब किस रास्ते से किस सेंस मोडेलिटी से जाते हैं, ये जो थेरेपिस्ट है उसके एक्सपर्टीज पर निर्भर करता है, और जो सब्जेक्ट है उसके जो है विजुअलाइजेशन और कितना वो एक्सेप्टिंग है, कितना वो कमांड फॉलो कर रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि एक कमांड सब पे पैरेलल वर्क करे, ये डिफरेंस होता है। और खाली सुन के जो है कि ये मैंने सुना था, ऐसा देखा था, ऐसा से नहीं होता है। इसलिए मैंने पूछा ना कि
किस तरह से वर्क करता है, कभी देखा है तो वो बताओ, हम फिर बताएं कि वहां पर क्या यूज हुआ है। ठीक है। सर। ओके सर। हम्म, चलिए, और कोई प्रश्न? संजय, नहीं सर। हंसिका, एनी क्वेश्चन? ये है नहीं लग रहा है, ज्वाइन करके गया हुआ है। ओके, सो थैंक यू ऑल। और ये जो